वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं ओसीएम दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कुछ लॉन्ग आंसर्स बिलोंगिंग टू द टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नियर अबाउट 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं और मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है हाउ टू राइट द आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम हमें बहुत डिफिकल्टी आ रही है आंसर्स कैसे लिखा जाए। इन ऑर्डर टू हेल्प देम आई हैड मेड दिस वीडियो और इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड इट और उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज दैट कि ये जो कंटेंट्स है जो भी मैंने पीडीएफ में डाले वो टेक्स्ट बुक में से ही है। द रीजन फॉर इट दैट काफ़ी स्टूडेंट रूरल पार्ट में रहते हैं ऑफ द महाराष्ट्र, जहाँ पे नवनीत टारगेट जैसे पब्लिकेशन उनको अवेलेबल नहीं है ड्यू टू कोविड-19। इसीलिए जो भी मैंने कंटेंट्स लिए हैं नोट्स में दैट आर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, आप उसको इजीली ढूंढ सकते हैं एंड यू कैन पास योर एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। First question is define the term planning and explain the importance of planning. July 19, March 15. Now we will begin with the answer. सबसे पहले आपको A part में लिखना है meaning. Planning is a basic function of management. Every function of management is based on planning. It includes deciding the things to be done in advance. Planning is an intellectual process of logical thinking and rational decision making. It focuses on the organization's goal and develop the various course of action. Designing a proper planning and implementing accordingly is the key of achieving the objective of an organization. और आंसर का मेन जो वर्ड है उसको आपको स्क्वायर में डालना है, उसको थोड़ा हाईलाइट करना है. इन शॉर्ट, प्लानिंग is a detailed program of future course of action. In this way you are supposed to write the meaning part. ये meaning का part मैंने totally टेक्स्ट बुक में से लिया है. As far as possible write 2 to 3 sentences for the meaning and then the B part will be the definition as you can see on the screen. और सी पार्ट आपको इम्पोर्टेंस लिखना है जो कि मेन पार्ट है आपके आंसर का. नाउ रिमेंबर, व्हेन यू राइट अ सी एज ए इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टली आंसर को स्टार्ट नहीं करना है. सबसे पहले राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स. पहले हाईलाइटिंग हेडिंग डालो. 10 main points are there, write down that and after that you can elaborate your answer डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स. 10 दिए हैं आपको, अगर 5 आते हैं देन राइट डाउन द 5. जो पॉइंट आपको अच्छी से आता है पहले आप उसको एक्सप्लेन कीजिए. इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में टोटल 10 पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं. अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू इलैबोरेट इट. उसको जितना आप लिख पाते हो उतना लिखिए. देन द फर्स्ट पॉइंट सी हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. Planning is concerned with setting objective, target and formulating the plan to achieve them. It helps manager to analyze the present condition of the organization and on that basis to identify the ways of attaining the desired position in future. प्लानिंग आपको हेल्प करता है. आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, आपका टारगेट क्या होगा और अकॉर्डिंगली डैट आपके प्लान कैसे बनेंगे. ये सभी जो प्रोसेस है ये प्लानिंग में होती है और प्लानिंग आपको एक दिशा देता है जिसके ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन मूव फॉरवर्ड टू अचीव द फर्दर टारगेट्स इन योर फ्यूचर. सेकेंड पॉइंट्स है प्रोवाइड द पाथ ऑफ एक्शन. प्लानिंग एक ऐसा पाथ है, अगर वो प्रॉपर हो तो आप अपने भविष्य में जल्दी ही अचीवमेंट पा सकते हैं. प्लानिंग एंश्योर दैट अ गोल और द ऑब्जेक्ट आर क्लियरली स्टेटेड. आपको क्या करना है, क्या आप करना चाहते हो, ये टोटली प्लानिंग में लिखा होता है. They act as a guide and they provide a direction for doing the right thing at a right time with the right way.
It helps employees to know what organization has to do and what they must do for achieving the goals. In this way, you are supposed to write the points in your exam. Now, the third point, planning improves the performance. It helps the manager to improve the future performance of the employees by establishing the objective and setting the course of action. ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है इन दिस पॉइंट. ये फर्स्ट लाइन आपको लिखनी है. आफ्टर दैट यू कैन राइट डाउन द लास्ट लाइन. This improves in performance results into the higher profitability of the organization. First two lines and last two lines are very important from this point of view. ये पॉइंट अगर आप लिख रहे हो तो ये फर्स्ट टू और लास्ट टू लाइंस आपको लिखना ज़रूरी है. काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि वो पूरे इतना सारा मगअप कैसे करें. डोंट वरी अबाउट इट. आप चाहिए तो इसमें से थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स होते हैं उसको उठा के भी आप उसका आंसर लिख सकते हैं. इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि टेक्स्ट बुक की ही लैंग्वेज आनी चाहिए या तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए. नो नीड. आफ्टर दैट सी द फोर्थ पॉइंट, मिनिमाइज द रिस्क. अगर प्रॉपर आपका प्लानिंग होगा तो रिस्क कम होते हैं. प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक्स. हम आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है ये सोचकर हम करते हैं. सो प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग. तो ये लाइन आपको इस पॉइंट में लिखनी है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस. हम आज के कंडीशन में आने वाले कल में क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट जब हम देख के प्लानिंग करते हैं तो आपका रिस्क कम होता है. After that, you can write a last line. It minimizes the risk of future or uncertainties of future. पहले के दो लाइन और लास्ट की लाइन अगर आप सेंटेंस यूज़ करते हो तो ये जो पॉइंट है अच्छी तरह से आप लिख पाओगे. After that, fifth one, planning leads to optimum utilization of resources. Organization plans are prepared by taking into consideration the availability of resources and proper allocation of resources for the various activity. प्लानिंग करते समय रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है क्योंकि आप जो भी काम करोगे वो रिसोर्सेज के बेस करने वाले हो. तो वो आपके पास प्रॉपर है या नहीं है ये आपको देखना ज़रूरी है. इट ऑल्सो फैसिलेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज आपके पास है वो आप अच्छी तरह से यूज़ करोगे. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अवॉइड द वेस्टेजेस. वन कैन अवॉइड wastage of resources by proper planning. Now, sixth point, helps in decision making. There are various alternative in front of the management. मैनेजमेंट के सामने काफ़ी सारे वेज अल्टरनेटिव्स होते हैं जो उसमें से वो एक चूज़ कर सकते हैं. For achieving goal, planning helps the management to select the best alternative by considering all positive as well as negative outcomes of all the alternative. जब भी काफ़ी सारे अल्टरनेटिव सामने होते हैं अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर है तो आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो कौन सा अल्टरनेटिव आपको लेना है. Decisions are taken after selecting alternative course of action to achieve the predefined goal. It helps the manager to take the rational decision. Planning manager को help करता है rational, that means proper decision लेने के लिए. Seventh one, useful in setting the standards for controlling. Planning sets out the standards for controlling. So the actual performance can be compared with the standards and the manager can find out the divergence. प्लानिंग कंट्रोलिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है. कंट्रोलिंग में हम जो भी डाइवर्जन यानी डिफरेंसेस हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है एंड देन वी कंपेयर आवर स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस. जो हमने सोचा है अगर वो हो रहा है इट्स गुड,
अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो भी गैप है, कुछ तो भी चीज़ें बाकी रह गई हैं, तो दैट इज़ नोन एज अ डाइवर्जन। तो प्लानिंग अगर प्रॉपर होगा तो डाइवर्जन होगा ही नहीं। If any between a actual and the standard performance, such a diversion can be breached by taking the controlling step. अगर कुछ differences नज़र आते हैं तो वो भी हम fill up कर सकते by the way of proper planning. Therefore, planning provides a base for controlling. It is one of the best way of controlling tool. It is also important for maintaining the discipline at working place of organization. जो भी हमारा वर्कफोर्स है उसमें प्लानिंग हेल्प करता है टू मेंटेन द डिसिप्लिन, क्योंकि जो भी काम हम करेंगे वो प्रॉपर वे से होगा एज पर द टाइम टेबल जो कि हमने प्री डिफाइन पहले से करके रखा है. Now the eighth one, facilitate coordination of all activities. Planning facilitates the coordination of activity. It reduces overlapping among activities. All the activities of a business organization are closely linked with each other, which is considered in the process of planning. Planning करते समय काफ़ी सारी activities कोऑर्डिनेट की जाती है बिकॉज देर आर मैनी डिपार्टमेंट्स एंड यू हैव टू वर्क बिटवीन देम. तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. अगर प्लानिंग प्रॉपर होगी तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा. साउंड प्लानिंग इंटर रिलेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इसमें मैन पावर, मटेरियल, मनी सभी आते हैं. सभी चीज़ों में अगर प्लानिंग प्रॉपर होगा तो आपका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा. इन शॉर्ट, ईच एंड एवरी एक्टिविटी विल बी इन अ प्रॉपर मैनर एंड दस अ वेरियस डिपार्टमेंट वर्क्स एज पर द ओवरऑल प्लान. जो भी हमने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं एंड दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड. 9th point, facilitates other managerial functions. Every organization functions towards the achieving the goal and the goal is set at a planning stage. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कुछ ना कुछ अचीव करना, और ये करने के लिए प्लानिंग स्टेज में ही ये डिसाइडेड होता है. Unless the plan is ready, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be done, and thus planning facilitates all other functions of management. Functions of management में हमने देखा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये मेन पार्ट होता है जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था. और ये सब करने के लिए अगर प्लानिंग प्रॉपर ना हो तो ये मैनेजमेंट की जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली रन नहीं होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे. 10th one, promotes innovative ideas. Planning is the basic function of management. It is a process of decision making which involves promotions of innovative ideas after critical thinking. ये एक क्रिटिकल प्रोसेस होती है. प्लानिंग में हर एक चीज़ काफ़ी माइन्यूटली देखी जाती है, उसकी स्क्रूटिनी होती है, तब जाके प्लान बनता है. तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है. अल्टीमेटली दिस इनोवेटिव प्लान रिजल्ट्स इनटू अटेनमेंट ऑफ गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अल्टीमेटली जब प्रॉपर प्लानिंग होता है तो ये रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉपर अचीवमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. इट इज़ अ मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द management as it guides all the future action and leads to the growth and prosperity of the organization. ये एक सबसे फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप होती है जिसके ऊपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन होता है. दैट इज़ अ प्लानिंग. एंड द लास्ट पार्ट शुड बी योर कंक्लूजन. डी पार्ट हम कंक्लूजन करेंगे. इन शॉर्ट, द प्लानिंग प्लेज अ विटल यानी इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन as well as of an individual. Future is highly uncertain
अनसर्टन है हमारा फ्यूचर, कब क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द रिस्क एंड अनसर्टनिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड डेफिनेटली, एंड हेंस द प्लानिंग इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट of any organization for the survival, growth and success. This was the question related to the planning, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक आपको दिया है इसके PDF का, सो डैट यू कैन हैव द प्रिंट आउट ऑफ इट एंड यू कैन ऑल्सो रिफ़र हाउ टू राइट द आंसर को कैसे लिखना है, आंसर को कैसे डिवाइड करना है इन वेरियस पार्ट एज वी हैव सीन इन दिस आंसर. फर्स्ट पार्ट विल बी द मीनिंग एंड देन द डेफिनेशन, और मेन पार्ट विल बी द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, और डी पार्ट हम कंक्लूड करेंगे कंक्लूजन से. कंक्लूजन इज़ अ मस्ट, हर एक आंसर में आप लिखा करें सो डैट इट विल गेट अ कंप्लीट, इट विल गिव द completeness to your answer. Now the second question, what is organizing and explain the importance of organizing. February 19, October 16, October 14, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था. Now meaning, organizing is a process of identifying, bringing the required resources together such as man, money, material, machine, method, grouping and arranging them in a प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग के बाद की स्टेप है ये, आपको जो भी कंपनी में लगने वाले मैन पावर है, मनी है, मटेरियल है, इन सबको आपको एक जगह पे लाना है सो डैट यू कैन हैव द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन वी कैन से. इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन इन द फ्यूचर. ये हम सोचते हैं प्लानिंग में, वेयर एज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में डिसाइड द वेज एंड द मीन्स टू अचीव एंड व्हाट हैज़ बीन प्लान. जो हमने प्लान किया है यहाँ पे हम लोग एक्चुअली वो करते हैं, जो हमने सोचा था यहाँ पे एक्चुअल एक्शन लिया जाता है इन ऑर्गेनाइजिंग में. दिस फंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉर एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान. जो हमने प्लान बनाए थे वो हम एक्सिक्यूट करते हैं यहाँ पे, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग का प्रोसेस करते हैं. आफ्टर दैट इज़ अ बी पार्ट डेफिनेशन एंड द सी पार्ट. अगेन आई विल रिपीट कि जो भी पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक है में 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले आप उसको हाईलाइट करना है एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू एलॉबरेट. लेट देम नो कि आपको पॉइंट्स पता है, आपको 10 पॉइंट जो भी है वो आपको आते हैं, उसके बाद आप उसको डिटेल में लिखें. This will make your presentation very nice. Now first point, facilitate administration as well as operation. Organizing process lead to identify and to group the activity. Grouping and assigning the activity is the task of administration, whereas processing according to it is operational activity. And thus the organizing facilitate administration as well as operation of the organization. Very nice line it is. ये आपके पॉइंट में जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो इसे ज़रूर लिखिए. ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पे एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, नॉट ओनली दैट ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ड्यू टू द प्रॉपर ग्रुपिंग of the task and the employee, there is an increase in the production and reduction in the wastage. जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन प्रॉपरली हम करते हैं तभी आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है और वेस्टेज जो है वो कम होता है. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज़ रिस्ट्रिक्टेड. यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होता है एंड इफेक्टिव डेलीगेशन becomes possible. Now the second point is bring specialization. Organization structure is a network of relationship in which the work is divided into unit. यहाँ पे हर एक काम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं. दैट इज़ अ डिपार्टमेंट. हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग. कैश डिपार्टमेंट कैश का काम देखेगा, परचेस वाला परचेस का देखेगा, स्टोर वाला स्टोर का देखेगा. दैट मीन्स देयर इज़ अ स्पेशलाइजेशन. जब हम एक काम को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं और स्पेशलिस्ट पर्सन के पास जब हम वो काम करने देते हैं तो यू गेट अ प्रॉपर वर्क डन. एंड दिस डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द स्पेशलाइजेशन इन द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
Specialization in the activities leads to increased in organizational efficiency. Accordingly आपका efficiency भी बढ़ता है. Now the third point will be define the job properly. Organizational structure helps in putting the right man on right job, which can be done by selecting people for the various department according to their qualification, skill, experience. This is helping in defining job properly, which clarify the role of every person. काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. डिफाइन द जॉब प्रॉपरली मीन्स व्हाट, जिस जगह पे जिस इंसान की ज़रूरत है वही पर्सन को हमें अपॉइंट करना है और उसको उस जगह पे रखना है, सो डैट ही और शी कैन परफॉर्म देयर जॉब इन अ प्रॉपर वे. ये कब होगा, जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन जो है वो जब प्रॉपर होगा, एंड दैट इज़ पॉसिबल only due to organizing. Fourth point, clarifies the authority and responsibility. Organizational structure define the role to every manager. किसे क्या काम करना है ये प्रॉपरली हम डिफाइन कर सकते हैं. This can be done by delegating the authority to every manager and clarifying the way he has to execute those power. काम करते समय हमें उन्हें कुछ अथॉरिटी भी देना है और ये भी बताना है कि उन्हें ये जो पावर जो हमें उन्हें दी है वो कहाँ पे यूटिलाइज करनी है, सो डैट मिसयूज़ ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस. यानी उस पावर का कुछ भी गलत इस्तेमाल नहीं होगा. वेल डिफाइंड जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द एफिशिएंसी इनटू द मैनेजर्स वर्क एंड दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. फिफ्थ पॉइंट, एस्टैब्लिश coordination. This function helps in establishing the coordination among the different departments of organization. ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन करने का काम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है. इट क्रिएट क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग द पोजीशन and ensure the mutual cooperation among the individual. ये फर्स्ट 3 लाइन्स आपको इस पॉइंट में लिखना ज़रूरी है. Now the sixth one, helps for effective administration. This function determines different position, departments, activities and the roles are clearly structured. The utmost care is taken while placing the right person in the right job with the right authority and responsibility. यहाँ पे केयर लिया जाता है कि प्रॉपर पर्सन को ही प्रॉपर प्लेस में बिठाया जाता है, सो डैट ही और शी कैन वर्क इन अ प्रॉपर वे, और अकॉर्डिंगली उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. इट इज़ अचीव्ड थ्रू द डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. और प्रॉपर होने के लिए उनको पहले डिवीजन ऑफ वर्क, उनको टास्क दिया जाता है कि उन्हें क्या काम करना है, और वो करने के लिए उनको वो प्रॉपर अथॉरिटी भी दी जाती है. दिस ऑल्सो लीड टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. 7th point, helpful for growth and diversification. The growth of every organization depends upon the smooth and effective functioning. Clearly defined roles and responsibility, coordination among all the levels of management, that is top level, middle level as well as lower level management, personal and use of appropriate and control technique. ये करने के लिए कंट्रोल टेक्निक को भी आपको यूज़ करना है. brings efficiency at workforce and organization grows well. This is possible only when the organization structure is well defined. 8th one, creates a sense of security. Organizational structure clarifies the job position. It clearly states the duties and the responsibility of everyone. जो भी मेंबर, जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको क्लियरली मालूम होता है कि उनके ड्यूटीज़ क्या है
कौन सी ड्यूटी उन्हें परफॉर्म करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है. Everyone can work accordingly. Clarity in a job and the power helps in increasing mental satisfaction, and it creates a sense of security among the employee. Ninth point, the scope for innovation. Organization function clears the role and activities to be performed. Employees can work by using a new ideas. इनोवेशन, कुछ तो भी नया लाना करना, ये चांसेस बढ़ जाते हैं जब ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस प्रॉपर होता है. दिस प्रोवाइड्स एंडो स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप द टैलेंट एंड फ्लरिश द नॉलेज. यहाँ पे मैनेजर को पूरा उनकी जो भी स्किल है, टैलेंट है, यूटिलाइज करने का चांस मिलता है. दिस स्कोप फॉर इनोवेशंस इनटू adopting a new changes in method of work and is possible only through the sets of organizational structure. Now 10th point, helps in optimum utilization of resources. ये point हमने planning में भी देखा था. This function provides a different jobs to different employees according to the job specialization. जहाँ पे जिस इंसान की ज़रूरत है अकॉर्डिंगली हम उन्हें वो जॉब देते हैं एज पर हिज स्किल और स्पेशलाइजेशन. ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम्स पॉसिबल. इससे हम एक वर्क को सेग्रीगेट कर सकते हैं एज पर द ग्रेड. हम उसे ग्रेड कर सकते हैं, मेरिट वाइज उसको हम प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हैं. And accordingly we can recruit the people also over there, and this right workforce utilize other resource at its optimum level. इससे जो होता है, जो एम्प्लॉय हमने जॉब कीपर रखा है उसका स्किल हम एट द मोस्ट यानी उसका हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन की वजह से ही वी कैन हैव द गुड रिजल्ट. जो हमने डिसाइड करके रखा है वो टारगेट हम अचीव कर सकते हैं. These are the 10 points you are supposed to write. After that, and the D part will be the conclusion. इसमें आपको 2 to 3 लाइन conclusion के लिखने हैं, and accordingly you are going to complete this answer. Next question is staffing. What do you mean by staffing and describe the importance of staffing? March 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. Now we will see the meaning of it. Staffing is a function of execution according to the plan and organizational structure. ये थर्ड स्टेप होती है. पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग और उसके बाद स्टाफिंग. It is a process of attracting, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing and retaining the best workforce. मीनिंग में ये लाइन लिखना ज़रूरी है. स्टाफिंग मतलब हमें मैन पावर लगेगा जो एक्चुअली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, इसलिए उस मैन पावर को अट्रैक्ट करने का काम मैन स्टाफिंग होता है. उसके बाद हम उन्हें रिक्रूट करेंगे, यानी उनको हम इंटरव्यू के ज़रिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करेंगे. उसके बाद उसमें जो प्रॉपर पर्सन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको वो उस जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है. द राइट पर्सन एट अ राइट जॉब. देन अप्रेजिंग, उसने जो भी काम किया है उसको प्रॉपर अप्रेजल देना, प्रमोशन देना, उसकी सैलरी बढ़ाना, उसको बोलते हैं रेमुरेटिंग. दैट मीन्स टू पे दैट पर्सन. देन डेवलपिंग, अगर उसे कुछ फर्दर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो हम देंगे. एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स, जो इंसान रियली अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको हम रिटेन करेंगे. सो दिस लाइन शुड बी देयर इन योर आंसर. वैसे ही आप नीचे देखिए, सेकेंड पैराग्राफ में भी मैंने अंडरलाइन किया है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट यू शुड फॉर्म फॉर योर आंसर. मीनिंग लिखते समय इसको लिखना ज़रूरी है. एज पर एज पॉसिबल अगर ये 2 पैराग्राफ आप लिख पाते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो एटलीस्ट जो मैंने अंडरलाइन किया है वो तो आपको लिखना ही है. द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस इन द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जब ऑर्गेनाइजेशन न्यूली स्टार्ट होता है
तभी हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। वैकेंसी कब अराइज होता है? जब आप प्रमोट करते हो, प्रमोशन करते हो आपके बिजनेस का, कहीं और शिफ्ट कर देते हो, एक्सपांशन होता है, या तो जो ड्यू टू द ओल्ड एज किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट आता है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो ऐसे केसेस में वो प्लेस वेकेंट हो जाती है, वहाँ पे आपको नया मैन पावर रिप्लेस करना होता है, तो उसे हम स्टाफिंग कहेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टाफिंग फंक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. Right person at a right job with a right pay is the basic principle of staffing. Now the B part will be the definition. 3 definitions are given. जो आपको सिंपल लगता हो वो डेफिनेशन आपको करना है. नाउ द सी पार्ट वी विल सी दैट, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपको सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसको पहले आप जॉट डाउन कीजिए, राइट इट वन आफ्टर अनदर. इससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा. ऐसे सर को पता चलेगा कि यू आर नोइंग द 10 ऑफ द पॉइंट्स. उसके बाद इसमें से जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगता है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको आपको एक्सप्लेन करना है. वी विल सी वन बाय वन ईच ऑफ दैम. फर्स्ट वन है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन. दैट विल बी द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. यहाँ पे स्टाफिंग इज अ की टू इफेक्टिव performance of other functions of management such as planning, organizing, directing, controlling. जितने भी functions of management है उसमें से ये एक की पॉइंट है. अगर स्टाफिंग प्रॉपर ना हो तो सभी जो भी फंक्शंस आपको परफॉर्म करना है, वो प्लानिंग कितनी भी अच्छी आपने की होगी वो फेल जाएगी. ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बी द वेस्टेज ऑफ मनी, मटेरियल, मैन पावर, एवरीथिंग. आफ्टर दैट डायरेक्टिंग भी आपका प्रॉपर नहीं होगा और देयर विल बी द केसेस ऑफ डाइवर्जन, और कंट्रोल में भी वो सिचुएशन नहीं आएगी. सो स्टाफिंग शुड बी वेरी प्रॉपर. कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन अ डिफरेंट फंक्शनल एरियाज. काफ़ी सारे एरियाज होते हैं, जैसे प्रोडक्शन है, सेल्स है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, वगैरह वगैरह. तो इन सभी केसेस में आपको अच्छा मैन पावर होना ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड दैट स्टाफिंग इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट की रोल इन द मैनेजमेंट फंक्शन. उसके बाद द आउटकम ऑफ द अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग. सेकेंड पॉइंट देखेंगे, leads to effective utilization of human resource. Staffing function leads to effective utilization of human resource, that is a workforce. जो भी आपके पास वर्कफोर्स है उसको आप बेस्ट में से बेस्ट उनका यूज कर सकते हो. प्रॉपर केयर इज टेकन एट अ स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट. जब भी आप इंटरव्यूज लेते हो, सिलेक्शन प्रोसीजर में काफ़ी केयर लेना होता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर पर्सन चाहिए. प्रॉपर पर्सन ऑन द चेयर will help you in an effective output. So, such as recruitment, selection, placement, remuneration, training, development, etc. Then extensive burden of work is avoided. Okay, optimum utilization of human resource results in improvement in the performance and the progress of organization. ये पॉइंट हमने प्लानिंग में भी देखा था, डायरेक्शन में भी देखा था, इवन इन द मैनी functions of management you are going to repeat this point. Organization में भी हमने ये पॉइंट देखा था. तो ये पॉइंट कॉमन है, आप उसको स्टार मार्क करके रखिए. हर एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको इसे लिखना है. Build a coordinated relationship. See now, this function is helpful in building a healthy relationship among the all levels of एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स आते हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. तो यहाँ पे अगर प्रॉपर स्टाफिंग होगा तो कोऑर्डिनेशन हो सकता है. द स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज द की टू बेटर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ पॉइंट, helps human resource development. Skilled and experienced employee is an asset of a business organization. Very important line ये आपको लिखनी है.
ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड पर्सन, हाईली क्वालिफाइड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड, जिनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है एज पर एज देयर स्पेशलाइजेशन आर कंसर्न, तो ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट होते हैं। जो भी हमारा डिज़ायर प्लान है, जो भी ड्रीम्स होती है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो सक्सेस में लाने का काम ये एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। सो दिस लाइन शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर, इसको आपको लिखना है। उसके बाद आपको लास्ट लाइन लेनी है, इट ऑल्सो ensure smooth functioning of all the managerial aspect of the business organization। पूरा नहीं लेना। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है सभी वर्ड्स को, लाइंस को बाहर करने के लिए, तो आप इसमें से जो मेन पॉइंट्स है उसको आप एलाबरेट कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। इट नॉट नेसेसरी यू आर सपोज टू राइट द आंसर लाइन टू लाइन। नाउ फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम। helps in effective use of technology and other resources। Trained employee can use the latest technology। जो भी ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं क्योंकि वो अपडेटेड होते हैं। कैपिटल, मटेरियल एंड द मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके जैसे जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, ये अगर आपके पास ट्रेंड स्टाफ हो तो। इट ऑल्सो helpful in improving the standard of work and productivity in terms of quality as well as quantity। Now, sixth point, improves efficiency। Training and development programs are offered to the employee for the self-development and organizational development। हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को अपडेट किया जाता है बाय द वे ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इससे उनका सेल्फ डेवलपमेंट होता है और बट नेचुरल है उनकी आउटपुट यानी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता बढ़ जाती है। थ्रू द प्रॉपर सिलेक्शन organization gets a quality employees, and through the proper training performance level of the employee can be improved। Now, seventh point, long term effect। स्टाफिंग के वजह से आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलता है। क्वालिफाइड, efficient, skillful workforce is always an asset of the organization। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको लिखना है। Proper selection of an employee leads to the organization to the success of the part। अगर आपका प्रोसीजर जो है सिलेक्शन का प्रॉपर होगा तो प्रॉपर पर्सन को आप लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, आप सक्सेस की तरफ ही जाओगे। Naturally, a long-term positive effects can be observed on the efficiency of an organization। Now, the 8th point, essential contribution। Staffing ensures the continuity and the growth of the organization through the development of employees। Selection is based on the ability of the prospective employees so that organization can meet future challenges wisely। wisely तक आप आंसर लिख सकते हो, या तो आप फर्स्ट लाइन ले लीजिए एंड द लास्ट लाइन। Therefore, the contribution of a staff in their future role is taken into account in staffing function। First line and the last line are important, that can be written for this point, that is essential contribution। Okay, this were the 8 points from this answer। उसके बाद आपको conclusion लिखना है and accordingly you are supposed to close this answer। Remember, D part will be the conclusion। आपको 1-2 लाइन तो भी कंक्लूजन के लिखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिंग। गिव द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। मार्च 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ वी विल सी द मीनिंग, काफ़ी बड़ा है, इसमें से आप थोड़ी लाइंस जो मैं बता रही हूँ वो आप ले लीजिए, इससे आपका आंसर भी अच्छा दिखेगा और आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी वह टू मेमोराइज द थिंग्स। ओके, फर्स्ट लाइन लेना है, डायरेक्टिंग इज अ सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन।
ओके, ये सोल है, क्योंकि जब आप काम करते हो तो प्रॉपर डायरेक्शन भी तो देना पड़ता है। एम्प्लॉय को क्या पता क्या करना है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है मगर उनको टास्क तो दिया गया है काम करने का, बट ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, हमें किस तरफ बढ़ना है, ये तो मैनेजमेंट को ही बताना है ना उनको। तो ये एक सोल है, सोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, कम्युनिकेशन के थ्रू बताया जाता है, उनको इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट करना पड़ता है एम्प्लॉय को, एंड देन सुपरवाइज, काम करते समय उनके ऊपर क्लोज ऑब्जर्वेशन दिखा रखना पड़ता है कंट्रोलिंग के लिए। जो भी प्लान हमने बनाए वो अकॉर्डिंगली जा रहे हैं या नहीं, ये देखने का काम भी तो करना पड़ता है। Then supervising the employee to achieve the predetermined goal of an organization. Predefined in the sense, पहले हमने प्लान करके रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग सब काम हो रहा है या नहीं, ये देखने का काम हमें करना पड़ता है। और ये सब एक्टिविटी जो है, दैट इज इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग, ये सभी पार्ट्स डायरेक्शन का है। इट कम्स अंडर डायरेक्टिंग। तो फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखनी है। उसके बाद स्ट्रेट अवे कम टू द second last line. I can say it is a continuous managerial process that goes on throughout the tenure of the ऑर्गेनाइजेशन। जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइफ टाइम तक डायरेक्शन का काम ये चलता रहता है। डायरेक्टर इज अ पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ। ये कौन करता है? डायरेक्टर करता है। 3 डेफिनेशन टेक्स्ट बुक्स में दिए गए हैं, जो आपको अच्छे लगते हो उसमें से आप एक ले लीजिए। जब भी आप डेफिनेशन लिखते हो तो ये कंप्लीटनेस आता है आंसर को, और ये दिस इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर। आफ्टर दैट, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, अगेन इन दिस केस ऑल्सो 10 आर गिवन। आपको सी पार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग लिखना है, उसके बाद हाईलाइट करना है 10 पॉइंट्स, और उसके बाद आपको एक एक करके उसे एक्सप्लेन करना है। अगेन आई रिपीट, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स, कितने मार्क्स को वो क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट डिसाइड करने हैं, मुझे 10 पॉइंट्स लिखने हैं या 5 पॉइंट्स लिखने हैं। नाउ वी विल सी द फर्स्ट पॉइंट। डायरेक्शन इज अ फंक्शन विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। जो भी हम प्लान एक्टिवेट करते हैं तो वो करने का काम, या हम वो प्लान किससे करवा के लेने वाले हैं? एम्प्लॉय से करवा के लेने वाले हैं। तो वो टाइमली हो रहा है या नहीं, ये देखने का काम डायरेक्शन में आता है। देन सी नाउ द सेकेंड लास्ट लाइन, द मैनेजर डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट about what to do, how to do, when to do, and also to see that their instruction are properly followed. ये आपको लेना है। मैनेजर को देखना पड़ता है उसके जो सबऑर्डिनेट है उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, एंड हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू। ये सभी जो क्वेश्चंस है ये सबऑर्डिनेट से करवा के लेने का काम ये मैनेजर का होता है। और ये करते समय उनको काफ़ी सारा डायरेक्शन के फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे हमने मीनिंग में देखा था, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, एवरीथिंग। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे यूज़ की जाती है, एंड अकॉर्डिंगली पूरा काम उनसे वो करवा के लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, इंटीग्रेट एफर्ट्स। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। जैसे हमने पहले ही कहा था, इट helps in integrating the efforts of all the employees and the department. काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होता है, डिपार्टमेंट होता है, which results in achievement of organizational goal. और ये सब करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है? लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसमें लीडरशिप टेक्निक यूज़ की जाती है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जाता है, प्रॉपरली उनको कम्युनिकेट किया जाता है, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। नाउ वी विल सी द थर्ड पॉइंट, द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। व्हाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट, देयर ओपिनियन आर आल्सो कंसिडर्ड। सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, उनके भी ओपिनियंस लेने हैं, उनको क्या लगता है, उनके सजेशन भी हमें सुनने पड़ते हैं।
क्योंकि एम्प्लॉयज़ का भी कुछ एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो एक्चुअली फील्ड में काम करते हैं. द मैनेजर आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल एंड द एबिलिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट एंड हेल्प्स देम टू give the best. Now he also motivate them by offering them the financial as well as non-financial incentive to improve their performance. It boosts the morale of the subordinate. Financial यानी सैलरी बढ़ाना, उनको एक्स्ट्रा पर्क्स देना, उसको मॉनिटरी हम इंसेंटिव कह सकते हैं. नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स इन द सेंस प्रमोशन करना, उनके जो भी परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंगली we can appraisal them, उनको उसके benefits देना. So these are the some of the financial as well as non-financial incentive, and it boosts the morale of the subordinate. इससे वो motivate होते हैं और मन लगा के वो काम करते हैं. Now the fourth one we will see improves the stability. Stability plays a significant role in the growth and the survival of the organization. Effective leadership, communication, supervision, then motivation develops a coordination and commitment among the employees. It provides a stability and creates a balance among the various departments and the group. अगर आपके यहाँ पे काम करने वाला एम्प्लॉई हैप्पी है तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को कैरी करेगा, and this will help in creating a balanced environment in your organization. Now the fifth point is coping up with the changes. Factors of business environment are always changing. बिजनेस एनवायरनमेंट ये डायनामिक नेचर का होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, आज कुछ और तो कल कुछ और. Adapting to the environmental changes is necessary for the growth of the organization. With the help of motivation, ये हम कैसे कर सकते हैं, मोटिवेशन के जरिए कर सकते हैं. प्रॉपर कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ के साथ रखना है, लीडरशिप क्वालिटी करना है. लीडरशिप क्वालिटी यानी टू लीड द मीन्स आपको ये काम करवाना है तो आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. The employees can clearly understand the nature of change. जो भी चेंजेस हो रहे हैं पहले तो उनको समझाना पड़ेगा कि चेंजेस क्या है और उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या क्या करना है इन द सेंस एम्प्लॉय से करवा के लेना है. एंड ऑल्सो द पॉजिटिव आउटकम ऑफ अडॉप्टिंग द चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल ई फाइलिंग, यूज ऑफ रोबोट्स एट अ वर्कफोर्स एक्सेट्रा. नाउ द सिक्स्थ वन इज अगेन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जैसे मैंने कहा था पहले कि ये पॉइंट काफ़ी कॉमन है, आप हर एक क्वेश्चन में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में लिख सकते हैं. सो मेक अ स्टार पॉइंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसके लिए. डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन. इसमें एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों को आपको डायरेक्शन फंक्शन ये इम्प्लीमेंट होता है, जहाँ पे आपको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को देने हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना है. द सिस्टम्स आर डेवलप टू अवॉइड वेस्टेज. यहाँ पे वेस्टेज कम करना है, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, एक ही काम बार बार नहीं होना चाहिए, इससे टाइम भी वेस्ट होता है और एनर्जी भी. सबऑर्डिनेट्स आर गाइडेड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज दैट इज मैन, मनी, मटेरियल ETC इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे. यानी इनपुट कम होना चाहिए, आउटपुट ज़्यादा. It helps in reducing the cost and increasing the profit. Very nice point. स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपको कंपलसरी लिखना ही है. Now the seventh one, create a team spirit. अगर प्रॉपर डायरेक्शन हो तो एक टीम बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन. Direction focuses on motivating the subordinate for a group efforts. Group efforts or the team spirit plays a very important role in the success of an organization that individual efforts. Therefore, the role of managers as a director plays a very important role in guiding and motivating the employees for the achievement of predetermined goal. 8.1 Explore capacity of individual. Every individual has various capacity and potential in addition to their normal qualification. जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उतना तो नॉलेज हर किसी को होता है, बट अदर देन दैट आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा आई कैन से स्किल होता है, दैट इज गिफ्टेड बाय द गॉड.
वो नेचुरल होता है, और वो टैलेंट जो है वो एक एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की, एक्स्ट्रा वर्क करने की, एक्स्ट्रा आपके स्किल दिखाने की. डायरेक्शन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटी फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एंकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देम जस्ट लाइक अ लीडर. तो ये जो हिडन स्किल जब इंसान के अंदर होते हैं तो ये डायरेक्शन के माध्यम से वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के उभर के आते हैं. तो ये जो आपको जो टास्क दिया है वो तो आप करेंगे, अदर देन दैट आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर कर सकते हैं बाय द वे ऑफ डायरेक्टिंग. नाउ द नाइन्थ वन, इंक्रीजेस द इफिशिएंसी लेवल. आपकी जो इफिशिएंसी लेवल है वो भी डायरेक्शन से बढ़ती है. The guidance and the motivation is given to the subordinate to perform at their best level. इससे एम्प्लॉय बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करता है. Being a leader, the team spirit is created by the manager as well as proper techniques of supervision are used. It works positively and results into enhancement या तो enhance बढ़ाना the efficiency level of the whole organization. इसका बेनिफिट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी, काम करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है. Now the 10th one is a cooperation. Cooperation is necessary for the smooth functioning of the organizational activity. It should be created by the manager. That is a director. Manager यानी कौन? Director. From the top level to the bottom level of management. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. तो ये तीनों लेवल है इसमें इन्वॉल्व होते हैं. द हेल्दी कॉपरेशन, टीम वर्क एंड हायर एफिशिएंसी लेवल लीड्स टू अटेनमेंट ऑफ गोल. इससे हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, एक टीम वर्क डेवलप हो जाती है और हाई एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ जाती है, जिससे आपके गोल आप जल्दी से अचीव कर पाते हो. आफ्टर दैट अगेन डी पार्ट विल बी द कंक्लूजन, जिसमें आपको 2 to 3 लाइन्स डायरेक्शन के बारे में लिखना है. एंड इन दिस वे यू आर सपोज टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 टाइम्स से पूछा गया था, February 19, October 16 एंड October 14. तो ये आप करके रखिए, it might come in this exam also. First part, A part will be the meaning. Coordinating between the different functions and all the levels of employee is essential of organization success. Organization success के लिए coordination हर एक function में होना चाहिए, हर एक level के employees में भी होना ज़रूरी है. It is an integration of different activities which is essential for the smooth flow. हर एक एक्टिविटी ये स्मूथली होनी चाहिए. It establishes a harmony among all the activities of the organization in achieving the desired goal. जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो पीसफुली होनी चाहिए. In an organization, the numbers of persons are working together to achieve a common goal. Their work is closely linked with each other. हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे से मिलजुल के काम करना पड़ता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है. Therefore, it becomes necessary to bring together the group efforts and harmonize them carefully. Therefore, it becomes unnecessary to bring together the group efforts. यहाँ पे group efforts लाना है और सभी काम स्मूथली करना है, पीसफुली करना है. Coordination will not exist unless the efforts are taken to achieve it. इसीलिए कोऑर्डिनेशन ये फंक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिखना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे उन्होंने सभी पॉइंट्स कवर किए हैं. दिस विल बी द वेरी गुड पैराग्राफ एज पर एज द मीनिंग इज कंसर्न. अगेन नीचे डेफिनेशंस आर गिवन. 3 ऑफ द डेफिनेशंस आर देयर. यू कैन हैव वन ऑफ इट. हेनरी फ्यूल का सेकेंड वाला अच्छा है. टू कोऑर्डिनेट is to harmonize all the activities of a concern to facilitate its working and its success. सेकेंड वन मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप ये लिख सकते हैं, छोटा भी और इजीली आप बाहर भी कर पाओगे.
Now the first point is encourages team spirit. In organization, group of individual works together. ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और वो मिलजुल के काम करते हैं. There may be existence of a conflict dispute among the individual, department, employees and employer regarding the organizational policy, rules, responsibility, etc. जब भी बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो उनमें दुश्मनी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो ऐसे इसमें कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है. कोऑर्डिनेशन अरेंज द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट अराइज्ड. अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन हो भी जाती है तो ये मिनिमाइज होते हैं. कम करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है. इट इंक्रीजेस द टीम वर्क एट वर्क फोर्स. सेकेंड वन, gives a proper direction. Coordination integrate the departmental activities for achieving the common goal of the organization. The work is arranged in a very systematic way. Systematic way, proper timetable होता है, accordingly वो काम होता है. The interdependency of department gives a proper direction to the employee. Third point, facilitate motivation. Coordination motivates the employee to take an initiative while completing their assigned task. कोऑर्डिनेशन ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है जो भी टास्क उनके सामने दिया है वो, ताकि वो कंप्लीट कर सके. एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस द इफिशिएंसी एंड रिजल्ट्स इनटू द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. A prosperous organization ensures the job security, higher income, प्रमोशन एंड इंसेंटिव. जिस कंपनी का प्रोस्पेक्टिव अच्छा होता है वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिलती है एम्प्लॉयज़ को, अच्छा पे मिलता है, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, इंसेंटिव, या भी सभी फैसिलिटीज़ उनको मिल जाती है. सच अ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड्स अ जॉब सिक्योरिटी एंड मोटिवेट्स द एम्प्लॉई फॉर हार्ड वर्क. Fourth one, optimum utilization of resources. Manager try to integrate all the resources systematically. It helps in utilizing all the available resources at an optimum level, यानी without wastages. Coordination also helps to minimize the wastages of resources and control the cost of work. जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको रिपीट करना है. फिफ्थ वन, अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ material, idle time of employee, delay in completion of a target, departmental dispute, etc. to the great extent. It ensures the smooth working of the organization in a process of achieving the objective of the organization. कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ओवरऑल उसके बेनिफिट्स उन्हें मिलते ही है. सिक्स्थ वन, इम्प्रूव द रिलेशनशिप. ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोऑर्डिनेशन डेवलप द कॉर्डल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनदर डिपार्टमेंट. यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि सेल्स और प्रोडक्शन में कनेक्शन होना, कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज डिपेंड अपॉन द परचेज डिपार्टमेंट. परचेज डिपार्टमेंट क्या स्टॉक अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग तो आप प्रोडक्शन करेंगे एंड सो ऑन. कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द एम्प्लॉय टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अमंग देम एंड अचीव the given target. Now seventh one, leads to higher efficiency. With the help of optimum utilization of resources and effective integration of the resources, the organization can achieve the higher return in terms of high productivity. आपको रिटर्न क्या मिलेगा? हाइयर प्रोडक्टिविटी मिलेगा, हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा, एज वेल एज कैन रिड्यूस द कॉस्ट. इससे आपका खर्चा कम होने वाला है. कोऑर्डिनेशन लीड्स टू द हाइयर इफिशिएंसी. 8.1 इम्प्रूव्स गुडविल. हायर सेल जब ज़्यादा होता है, हायर प्रॉफिटेबिलिटी जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कैन बी अचीव ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पीपल. देखिए, हायर प्रॉफिट और हायर सेल कब पॉसिबल होता है? जब आपके एम्प्लॉई काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, और यही तो रिटर्न है जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है बाय द वे ऑफ गुडविल. उनका गुडविल इम्प्रूव हो जाता है. स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशन एंड लोअर कॉस्ट.
It directly results into creation of a goodwill for the organization in the market. It reflects on the market value of the share as well as it helps in building good image in the society. Now the ninth one, unity of direction. डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट. हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग फंक्शंस होती है और वो अचीव करने के लिए देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. कोऑर्डिनेशन गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल हो जाता है ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन. एंड द लास्ट वन इज स्पेशलाइजेशन. All the departments of the organization are headed by the expert in their respective field. जो भी opinion देने वाला है वो expert ही देने वाला है और वो specialized होगा in their particular field. जो जिसका field होगा, market होगा तो marketing executive होगा, sales से related sales के executives रहेंगे likewise. And the specialized knowledge of this departmental head helps in managerial decision. It leads organization march toward the growth and the success in the competitive world of business. तो ये थे 10 पॉइंट्स. इसके साथ आपको कंक्लूजन लिखना है. अगेन आई रिपीट, कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है इन द लॉन्ग आंसर. इट गिव द कंप्लीटनेस टू योर आंसर. और इसमें 2 to 3 लाइन्स लिखा तो भी चलेगा मगर कंक्लूजन लिखा कीजिए. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Define the term controlling and explain the importance of controlling. February 20, March 16, March 17. First A part will be the meaning. Controlling function is required in all type of organization, whether it is a profit making or non-profit making. Similarly, it is performed at all level of management. टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सभी तरफ कंट्रोलिंग ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन हमने देखा था प्लानिंग. वो इम्पॉर्टेंट होता है. प्लानिंग करके फ़ायदा नहीं है, उसमें प्रॉपर कंट्रोल भी होना चाहिए. अगर कंट्रोल नहीं होगा तो सब कुछ वेस्ट हो सकता है. इसीलिए ये दोनों भी प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग आर द मेजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइकिल. ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है ये. कंट्रोलिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ कंपैरिजन और कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस. पहले हमने कुछ सोच के रखा था, स्टैंडर्ड्स हमने बना के रखे. जब भी हम एक्चुअली काम करते हैं तो दोनों को मेजर करना है, कैलकुलेट करना है कि जो हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है या नहीं, एक्चुअल में क्या है अपना परफॉर्मेंस, ये हमें देखना है. इट मेजर्स द डाइवर्जन. अगर कुछ डिफरेंस है तो वो पॉइंट आउट करना है. इफ एनी, आइडेंटिफाई द कोर्स ऑफ डाइवर्जन एंड सजेस्ट द करेक्टिव मेजर्स. अगर उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं तो आपको प्रॉपरली उसका रेमेडी भी निकालना है. द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान ऑल्सो. इससे हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, फ्यूचर के प्रॉपर प्लान्स भी हम बना सकते हैं. बी पार्ट इज डेफिनेशन. 3 डेफिनेशंस आर गिवन. इसमें से आप एक चूज़ कर सकते हो जो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो. आफ्टर दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है राइट द व्हाट इज मीन बाय द कंट्रोलिंग एंड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, तब भी आपको डायग्राम निकालना है और एक्सप्लेन करना है. अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ दिस. आफ्टर दैट द मेन क्वेश्चन इज दैट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. अगेन इन टेक्स्ट बुक में 10 पॉइंट्स आर गिवन. वो आपको हेडिंग्स लिखना है पहले, उसके बाद डिटेल में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना है. वी विल सी द फर्स्ट वन ऑफ इट. Fulfilling the goals of organization. Controlling is a function of measuring the performance at every possible stage. जैसे हमारा प्रोडक्शन का स्टेजेस होता है, उसके अकॉर्डिंग स्टेज बाय स्टेज हम ये परफॉर्मेंस मेजर करेंगे. फाइंड आउट द डाइवर्जन. कुछ उसमें डिफरेंसेस है या नहीं है ये हमें ढूंढना है. इफ़ एनी, अगर हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, देन taking the corrective action accordingly to planned activities for the organization, and thus it helps in fulfilling the organizational goal.
सेकेंड वन, मेकिंग द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगेन आई रिपीट, ये पॉइंट काफ़ी कॉमन है, हर एक स्टेज में आता है, आपको ये लिखना है। वेरियस टेक्निक्स आर यूज बाय द मैनेजर टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ मटेरियल and the spoilage of other resources. Standards are set for every performance. Employee have to follow these standards. As the effect of this, इसका परिणाम क्या होगा? The resources are used by the employee in a best possible manner, या तो most efficient manner we can say, and the effective manner so as to achieve the organizational objective. Third one is accuracy of standards. An efficient control system helps the management in guiding the accuracy of the standards, whether they are accurate or not. They are revised from time to time. ये टाइम टू टाइम उसमें काफ़ी सारे चेंजेस रिविजन किया जाता है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर चेकिंग द परफॉर्मेंस एक्यूरेटली, जिससे हम हमारा परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है ये हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे. नाउ द फोर्थ वन इज मोटिवेट्स एम्प्लॉयज. आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस, दे आर कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज इन एडवांस. पहले ही उन्हें ये बताया जाता है. ड्यू टू दिस एम्प्लॉय गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, and the performance are evaluated, and on that basis the employees are rewarded in the form of increment, bonus, promotion, etc. It motivates the employee to perform at their best level. Fifth one, ensures order and discipline. Controlling is a function of order and maintaining the discipline. It works for reducing the unprofessional behavior of the employees. एम्प्लॉय के बीच में जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है ये रिड्यूस करता है. डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस बाय द सुपरवाइजर, एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड्स. प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है जिससे दोनों के बीच में, एक्चुअल एज वेल एज स्टैंडर्ड, इसके बीच में जो भी डाइवर्जन है, जो भी लूप होल्स दिख रहे हैं वो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं. सिक्स्थ वन, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल इज अ फंक्शन इन विच द रोल एंड responsibility of all the department managers and the subordinates are designed clearly. Coordination between them helps to find out diversion in their respective departments. जो जो डिपार्टमेंट में जो जो लूप होल्स है वो ढूंढ के निकालना, एंड टू यूज़ अ रेमेडिकल मेथड, उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना फॉर डिज़ायर रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेवेंथ वन, साइकोलॉजिकल प्रेशर. Performance are evaluated with the standard target. Employees are very well aware that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. जैसे आपका परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे. This psychological pressure वर्क एज अ मोटिवेशनल फैक्टर. ये एक मोटिवेशनल फैक्टर का काम करते हैं फॉर द एम्प्लॉय टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. 8.1 ensures organizational efficiency and effectiveness. Factors of a control includes, इसमें क्या क्या होता है, making the manager responsible, motivating them for the higher performance, उससे उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है at a higher level, and achieving the departmental coordination. It ensures about the organizational efficiency and effectiveness. 9.1 builds good corporate image. Controlling function helps to improve the overall performance of the organization. Minimum diversion is predetermined standards and the actual performance results into the progress of the business. Proper corrective measures, अगर कंट्रोल टेक्निक हम यूज़ करते हैं तो इससे आपका जो प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन का हो या तो परफॉर्मेंस का हो, वो इम्प्रूव होता है. इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर control, and this builds a good corporate image and brings a goodwill for the business in the market. Last point, 10th one, act as a guide. Controlling function provides a set of
standard performance. Manager as well as subordinate work according to it. Wherever necessary, they can take the help of the standards and can achieve the desired result. Standards यानी प्लान होता है, वो हमेशा उसको रिव्यू करते रहते हैं so that whatever the work they are doing, it is as per the task or not, and thus the controlling function act as a guide for everyone, and the step taken for controlling an activity guide the management while planning their future action. इसलिए कंट्रोलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये आपको एक फ्यूचर गाइडेंस भी होता है टू प्लान योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर. So these were the some of the important question of chapter 2, functions of management.